दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आई कि अडानी साहब ने एक भारी गेम करते हुए मुंबई ही नहीं, इंडिया भी नहीं, यहाँ तक कि पूरे एशिया के सबसे बड़े स्लैम धारावी को रीडेवलपमेंट करने का सरकारी ठेका उठा लिया है, जिसमें से उन्होंने नीलामी में लोगों को खामोश करते हुए सबसे बड़ी बोली के भी दुगने दाम पर यह ठेका अपने नाम कर लिया है। और जैसे ही यह खबर सामने आई, लोगों के दिमाग में यह बात आने लगी कि अडानी और सरकार इस एरिया पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में अडानी के द्वारा मुंबई में बसी धारावी को, घरों को और झुग्गियों को शुरू से रीडेवलपमेंट करने का काम करने जा रहे हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि धारावी कब और कैसे बसी, जो आज एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बन चुकी है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त और आज का होस्ट निखिल जोशी। तो आपको सबसे पहले बता दे कि इन झुग्गियों की शुरुआत आज नहीं बल्कि अंग्रेजों के जमाने से हुई है। 1850 के दशक में ब्रिटिश राज और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मुंबई का बहुत डेवलपमेंट हुआ था। उस समय के दौरान कई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई थी, जिसमें टैनिंग यानी चमड़े के काम किए जाते थे। सबसे पहली टैनरी फैक्ट्री 1887 में धारावी में लगाई गई, क्योंकि यह एक ऐसा काम था कि ऐसे इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग दलित, निचली हिंदू जाति और मुस्लिम जाति से थे, जो कि धारावी में बसने वाले शुरुआती लोगों में से थे। उसके बाद गुजरात के कुमारों की एक कम्युनिटी यहाँ पर आई। उसके बाद साल 1895 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इन्हें 99 इयर्स के लिए यह लैंड लीज पर दे दिया। जैसे जैसे साल बढ़ते गए, बॉम्बे में नौकरी की तलाश करने वाले रूरल माइग्रेट्स भी धारावी स्लम में बस गए। जल्द ही उत्तर प्रदेश के कारीगरों ने तैयार कपड़ों का कारोबार शुरू किया और बढ़ती हुई नौकरियों के साथ वर्कर्स आने लगे, जबकि मुंबई का ओवरऑल डेवलपमेंट काफी अच्छा था। उसके बाद भी धारावी के डेवलपमेंट में गवर्नमेंट की कोई पार्टनरशिप नहीं थी। जब 1947 में देश आजाद हुआ था, तब तक धारावी मुंबई और भारत में सबसे बड़ी झुग्गी बन चुकी थी, जबकि मुंबई एक शहर के रूप में बहुत सी ज्यादा डेवलपमेंट हो गया था। इसलिए धारावी स्लम के बीच में मौजूद खाली जगह कोऑपरेटिव के कचरे के लिए डंपिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल करी जाने लगी थी, और ऐसे ही इस इलाके में काम चलता था। लेकिन 1950 के बाद से धारावी रीडेवलपमेंट स्कीम सामने आने लगी। हालांकि ज्यादातर फाइनेंस और पॉलिटिकल एडवोकेसी की वजह से यह कार्य फेल रहे। उसके बाद 1960 के दशक में झुग्गी वासियों के रीजनरेशन के लिए धारावी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जिसमें 300 फ्लैट और 100 दुकानें बनाई गई। लेकिन 20वीं सदी के बाद धारावी स्लम ने जिसमें 300 फ्लैट और 100 दुकानें बनवाई गई। लेकिन 20वीं सदी के बाद धारावी स्लम ने 175 एकड़ लैंड ग्रैब कर लिया, जिसमें प्रति हेक्टेयर 2900 लोग पर हेक्टेयर के रिकॉर्ड तोड़ पॉपुलेशन बसी हुई है। इसमें सब डेवलपमेंट हुआ, लेकिन स्लैम खत्म नहीं हुआ और आज तक वहाँ वैसा ही माहौल है। वहाँ पर इतनी झुग्गियां और इतनी बस्तियां मौजूद है कि दूर से देखने पर आपको जमीन दिखाई ही नहीं देगी। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में 2 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पर भीड़ इतनी है कि इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि धारावी में 100 वर्ग फुट वाली एक झुग्गी में 8 से 10 लोग रहते हैं। यहाँ पर कुछ झुग्गियां ऐसी भी बनी हुई हैं कि इनमें फैक्ट्री लगी हुई है, और यहीं यहाँ पर काम करने वाले मजदूर यहीं पर सोते भी है, इसी में काम भी करते हैं, और फैक्ट्री और घर दोनों इसमें ही बसा हुआ है। और यही नहीं, यहाँ पर 80% लोग पब्लिक टॉयलेट का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मुंबई में धारावी की पहचान झुग्गियों और बस्तियों से ही होती है, और ऐसा माना जाता है कि यह जिद्दी लोगों की बस्ती है। इन्हीं गलियों में दिहाड़ी मजदूर और अपने कारोबार करने वाले लोग रहते हैं। धारावी के एक तरफ महिम और दूसरी तरफ शिमिम रेलवे स्टेशन है। यही स्टेशन से लाखों लोग अपने काम पर आते जाते हैं। इस रेलवे स्टेशन पर भीड़ इतनी अधिक रहती है कि ट्रेन में घुसने के लिए साहस और हौसला चाहिए। मुंबई शहर में शहर की तरह ही धारावी में भी लोग लाखों की तादाद में काम के पीछे भागते हैं। बस फर्क इतना है कि मुंबई में बाकी डेवलप्ड इलाके में लोग बड़े बड़े मकानों और फ्लैटों में रहते हैं, और वहीं धारावी के लोग छोटी और गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 22,000 से ज्यादा छोटे कारोबारी रहते हैं। इस स्लैम एरिया में गहने और चमड़े से जुड़ी चीजों का तैयार किया जाता है, और इनके प्रोडक्ट देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिकने के लिए जाते हैं। कई मीडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5000 से भी ज्यादा बिजनेस है जो कि रजिस्टर्ड है। वहीं यहाँ पर 15,000 से अधिक ऐसे कारखाने मौजूद है जो एक एक कमरे में बने हुए हैं। यहाँ की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो यह इंडस्ट्री 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। इसमें अधिक मात्रा में महिला और बच्चे भी काम करते हैं। कहा जाता है कि धारावी की एक एक इंच जमीन को प्रोडक्टिविटी के काम के लिए उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि धारावी के यहाँ से हर साल $1 अरब यानी कि लगभग 80 अरब रुपए का कारोबार होता है।
इसलिए सरकार के लिए यह झुग्गी बहुत जरूरी भी है। लेकिन धारावी के यहाँ पर इतनी भीड़ है कि यहाँ पर आपको चौक चौराहों पर हमें हमेशा गंदगी देखने को मिलती है। यही कारण है कि यहाँ पर बीमारियां काफी तेजी से फैली जाती है। 1896 में दुनिया भर में जब प्लेग महामारी ने दुनिया भर में आतंक मचाया तो उसका असर धारावी में भी देखने को मिला था, जिसके पीछे की यह वजह थी कि उस समय भी यहाँ पर काफी भारी मात्रा में लोग रहते थे। प्लेग रोग खत्म होने के बाद भी यहाँ के लोगों को 25 साल तक कोई न कोई बीमारियां हो ही रही थी। साल 2020 में आई कोरोना महामारी ने दुनिया में हर एक देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। महाराष्ट्र में धारावी इसका सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना और यहीं इनका सबसे पहला पेशेंट भी आया था। उसके बाद यहाँ की स्थिति काफी ज्यादा खराब होती गई। दिन और दिन यहाँ पर मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती गई। इसके पीछे की वजह यहाँ की खड़ी आबादी को माना जाता है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करे जाने की भी बहुत बड़ी समस्या है। यही कारण है कि इसको खत्म करने के लिए 29 नवंबर को महाराष्ट्र ने धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए बिड्स लगाई गई थी। उसमें अडानी ग्रुप ने सबसे बड़ी बोली लगाकर यह प्रोजेक्ट भी अपने नाम कर लिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप ने 5069 करोड़ की बोली लगाई है, जबकि इसमें 2 अन्य ग्रुप भी शामिल हुए, जिसमें नमन ग्रुप क्वालिफाई ही नहीं कर पाया और DLF लिमिटेड की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए 2025 करोड़ की बोली लगाई गई। अडानी ने इस प्रोजेक्ट के लिए DLF ग्रुप से 2 गुना अधिक बोली लगाई थी, जिसके बाद इसके रीडेवलपमेंट का काम अडानी ग्रुप करेगा। लेकिन इससे पहले इसका पूरा ब्यूरो महाराष्ट्र सरकार को भेजा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के मंजूरी के बाद ही काम शुरू कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि अडानी को क्या फायदा होगा, तो हम आपको बता दें धारावी झुग्गी बस्ती लगभग 620 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें से अडानी ग्रुप को रीडेवलपमेंट के लिए जमीन दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार का यह धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का है, जिसे 7 सालों में पूरा किया जाएगा। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अडानी करोड़ों रुपए खर्च करेगी। लेकिन सच्चाई यह भी है कि साल 1882 में अंग्रेजों की बसाई हुई इस झुग्गी बस्ती को मुंबई में लाखों वर्ग फुट की जमीन मिलेगी, जिसकी कीमत अरबों रुपए की है। धारावी झुग्गी बस्ती का एरिया 2.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें 10 लाख के करीब आबादी बसी हुई है। इन लोगों के विकास का काम धारावी पूर्ण विकास के काम के अंदर अडानी ग्रुप द्वारा किया जाएगा। इसके लिए वह मुंबई में जो जमीन लेंगे उससे इसको बहुत तगड़ा फायदा होगा। इसके साथ ही धारावी की बस्ती मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज से बस 5 किलोमीटर ही दूर है, जो सेंट्रल मुंबई में आती है। इस तरह से यह इलाका अडानी के अंडर आ जाने से उन्हें बहुत सहूलियत मिलेगी। अब अगर यह डेवलपमेंट की बात करें तो इस स्लम एरिया के रीडेवलपमेंट में यहाँ रहने वाले लोगों के लिए पक्के मकान, सारी जरूरतें, साफ सफाई और बेहतर जगह मुहैया की जाएगी। इससे आने वाले समय में इसकी पहचान गंदी कंजेस्टेड झुग्गी की जगह सबसे विकास जगह के रूप में होगी। यहाँ पर बनी हुई झुग्गी झोपड़ियों की जगह अच्छे मकान और खुली सड़कें होगी। साथ ही कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे। इससे इस जमीन की कीमत भी बढ़ती चली जाएगी। हालांकि जगह कम होने के चक्कर में यह कारखाने काफी छोटी जगह पर है, इसलिए जो यहाँ बिना रजिस्टर्ड काम जब तक यह बंद कमरे में कर रहे थे वह खत्म हो जाएंगे। अब अगर हम रीडेवलपमेंट को देखें तो धारावी जैसी बस्ती के रीडेवलपमेंट का काम काफी सालों से अटका हुआ है। पहली बार 1999 में महाराष्ट्र सरकार इसके रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसके बाद साल 2003 और 2004 में सरकार ने इसका पहला प्लान तैयार किया। सरकार ने कंपनियों के साथ मिलकर इसका रीडेवलपमेंट करने की योजना बनाई थी और अब अडानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ऊंची बोली लगाकर इस प्रोजेक्ट को हासिल कर लिया है। महाराष्ट्र सरकार प्रोजेक्ट के तहत धारावी को एक बिजनेस एरिया के रूप में डेवलप करेगी। साथ ही यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए बेहतर रेजिडेंशियल कॉलोनी के बनने की तैयारी करने वाली है। साल 2016 में भी इसके रीडेवलपमेंट को लेकर टेंडर निकले थे, लेकिन तब किसी कंपनी को यह प्रोजेक्ट नहीं मिल सका। फिर साल 2018 में इसके टेंडर को वापस निकाला था। तब अडानी ग्रुप ने इसको लेने का प्रयास किया था, लेकिन अडानी ग्रुप उस दौरान इस प्रोजेक्ट को हासिल नहीं कर पाया। तब सेंटिनाई कॉर्पोरेशन कंपनी ने इसकी सबसे अधिक बोली लगाई थी, लेकिन साल 2020 में इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया। लेकिन इस साल इस प्रोजेक्ट को लेकर फिर से बोली लगाना शुरू हुआ, जो अडानी जी के खाते में जा गिरा। अब देखना यह है कि कैसे अपने हाथ गंदे करके अडानी यहाँ की गंदगी और बीमारियों को कैसे साफ करते हैं। आप सभी का इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। शुक्रिया।